साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चश्मिशम बलरामपुर अस्पताल। आज मैं 14 नवंबर 2021 को आपसे वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पर मिल रहा हूं। साथियों, आज चिल्ड्रन डे भी है और डायबिटीज़ के जो दो बड़े कारण हैं, ओबेसिटी और फिजिकल इनएक्टिविटी, ये दोनों हमारे बच्चों में बढ़ रही है। इसलिए इस दिन की महत्ता और बढ़ जाती है कि भारत पहले से ही डायबिटिक पॉपुलेशन है और अपनी जनसंख्या की वजह से और जो नई पीढ़ी है ये फिजिकली इनएक्टिव दिखाई दे रही है, ओबेसिटी इसमें बढ़ रही है। क्या हमारी डायबिटीज़ की संख्या, पीड़ितों की संख्या कल जो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर पहले से ही है, क्या चाइना को मात के आगे चली जाएगी? क्या हम इससे कुछ बच सकते हैं? आइए हम चर्चा करते हैं। साथियों, जैसे जानते हैं कि 14 नवंबर को हर वर्ष वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है और इसके बारे में पिछले साल के वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पर बनाए गए वीडियो में मैंने बताया है कि ये तिथि क्यों चुनी गई, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, किन्हें डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा है, माइक्रो और मैक्रो एंजियोपैथी क्या होती हैं, इनसे होने क्या जटिलताएँ हैं, डायबिटीज़ की ABCD क्या है, इत्यादि इत्यादि। इस हर वर्ष की भांति हर वर्ल्ड डेज़ पर और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पर भी कोई न कोई एक विषय चुना जाता है जिसके ऊपर फोकस किया जाता है कि हम साल भर इस विषय पर काम करेंगे। 2021 से 2023 के बीच में इस जो थीम तय की गई है काम करने की, वो है SS2 डायबिटीज़ केयर, अर्थात डायबिटीज़ केयर के लिए जो पेशेंट हैं उनकी देखभाल के लिए उनको जो सुविधाएं हैं वो उनको पहुंच रही हैं कि नहीं चल रही हैं, इस पर निगरानी। साथियों, ये देखा गया है कि इंसुलिन की खोज हुए 100 साल हो गए हैं, अर्थात 1921 में बेंटिंग और उनके साथियों द्वारा जब इंसुलिन खोजी गई, आज उसके 100 साल पूरे हैं 2021 में। और आज भी लाखों डायबिटीज़ के मरीजों को जो स्तरीय देखभाल है उसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो जबकि चाहिए क्या, हर डायबिटीज़ के रोगी को लगातार निगरानी की ज़रूरत होती है कि ताकि उसका रक्त शर्करा, उसकी ब्लड प्रेशर, उसका कोलेस्ट्रॉल आदि सब लगातार नियंत्रित बना रहे, कोई जटिलता ना पैदा होने पाए। जटिलताएं क्या होती हैं डायबिटीज़ में? जैसा हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि मैक्रो एंजियोपैथिक डिजीज़ की वजह से और मैक्रो एंजियोपैथिक डिजीज़ की वजह से। माइक्रो से होती हैं NNR, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी और रेटिनोपैथी, मतलब गुर्दे, नेफ्रोपैथी, नसें, तंत्रिकाएँ अर्थात न्यूरोपैथी और आँख का पर्दा अर्थात रेटिनोपैथी, ये 3 अंग प्रभावित होकर के डिजीज़ पैदा करते हैं। वहीं पर मैक्रो एंजियोपैथी से CCP नाम का एक्रोनिम बनता है, अर्थात कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जो MI अर्थात मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में लैंड अप करता है। सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट अर्थात स्ट्रोक होने का डर रहता है। तीसरा पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ जो डायबिटिक फुट के रूप में लैंड अप करता है। ये बीमारियां होती हैं। अगर हम डायबिटीज़ की जटिलता को देखने के बाद ये समझने की कोशिश करें कि डायबिटीज़ की पॉपुलेशन के स्टेटस क्या है, तो हम पाते हैं कि पिछले 3-4 दशकों से डायबिटीज़ की संख्या बहुत भयावह तरीके से बढ़ती जा रही है। आंकड़ों पर अगर हम दृष्टि डालें कि विश्व स्तर पर 1980 में जहां लगभग 11 करोड़ लोग डायबिटिक थे, अर्थात पूरे पॉपुलेशन का 4.7% डायबिटिक था, वहीं पर 2014 में पूरे विश्व में ये संख्या बढ़ करके 42-43 करोड़ के बीच में पहुंच गई, अर्थात 8.5% पॉपुलेशन डायबिटिक हो गई। वहीं इसी रेशियो में अगर हम भारत के में ध्यान दें कि सन 1980 में लगभग 2 करोड़ जनसंख्या डायबिटिक्स थी, अर्थात 3.7% पॉपुलेशन डायबिटिक थी। वहीं पर 2014 के आते आते ये लगभग 6.5 करोड़ हो गई और अर्थात 9.1% पॉपुलेशन हमारे देश की डायबिटीज़ से प्रभावित हो गई। ये जो तेज़ी से डायबिटीज़ बढ़ रही है, इसके पीछे कारण क्या नज़र आता है?
साथियों वही जो मैंने शुरुआत में कहा, पहला ओवरवेट या ओबीज हो जाना अर्थात वजन वृद्धि अर्थात या मोटापा हो जाना। दूसरा फिजिकल इनएक्टिविटी। 90 से 95% डायबिटिक्स में आपको यही दो बड़े फैक्टर आपको दिखाई देंगे कि मोटापा प्लस फिजिकल इनएक्टिविटी, शारीरिक निष्क्रियता। आज हमारा टॉपिक ओबेसिटी ही होगा। ओबेसिटी, डायबिसिटी, यही हमारा आज का टॉपिक है। क्या होती है ओबेसिटी? साथियों ये एक ऐसी जटिल बीमारी है मोटापा जो शरीर में वसा अर्थात फैट के अत्यधिक एकत्रीकरण से पैदा होती है। ये जहाँ फैट शरीर के लिए ज़रूरी है, हम लोग पिछले फैट के वीडियो में फैट की आवश्यकता को समझ चुके हैं और ये जैसे ये इसकी आवश्यकता हमारे शरीर में एनर्जी स्टोरेज के लिए, हीट इंसुलेशन के लिए, शॉक एब्जॉर्बर के रूप में इत्यादि दूसरे फ़ायदे जैसे जो स्टेरॉल बेस्ड हमारे शरीर में हार्मोन्स बनते हैं इत्यादि में इसका उपयोग हमें से लिए ज़रूरी होता है। वहीं पर अगर इसकी एक लिमिट से ज़्यादा अधिकता शरीर में हो जाए तो ये हमारे शरीर में विभिन्न तरह के बीमारियों को जन्म देता है। ये बीमारी इस तरह से ये बीमारी क्या हुई कि एक्सेस कैलोरी इनटेक और ऊर्जा खर्च, इस एनर्जी एक्सपेंडिचर के इम्बैलेंस से है, असंतुलन से है। और अर्थात हम इसको अगर हम रोकना चाहेंगे तो हमको ओवर ईटिंग, खास करके अपने फैट रिच डाइट या सिंपल शुगर डाइट को कर्टेल करना पड़ेगा और फिजिकल एक्टिविटी से फिजिकल एक्सरसाइज पे आना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीज़ें ओवर ईटिंग ऑफ फैटी एंड सिंपल शुगर चलती रही, फिजिकल एक्टिविटी चलती रही, तो हम ओबेसिटी के ही शिकार होकर रहेंगे। डिटेल में जाएँ तो ये 5 चीज़ों का इंटरेक्शन है। पहला जेनेटिक्स अर्थात आनुवंशिकी, दूसरा मेटाबॉलिज्म उपापचय, तीसरा इन्वायरमेंट वातावरण, चौथा बिहेवियर व्यवहार, पांचवा हमारी कल्चरल टिल्ट कि हमारी परिवार में समाज में किस तरह का भोजन खाया पिया जाता है, कैसी हम लोग जीते उठते हैं। ये कल्चरल एक्टिविटी, ये जो है इसके इंटरेक्शन से हमारे अंदर ओबेसिटी पैदा हो सकती है। सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज इत्यादि, ये हमारे में जब हम इसका सेवन करते हैं तो हमारे अंदर रक्त की में शर्करा की मात्रा को तेज़ी से बढ़ाती हैं और इस तेज़ी से बढ़ी हुई शर्करा को सामान्य लाने के लिए इंसुलिन की ज़्यादा और मात्रा को रिलीज़ करना पड़ता है पेंक्रियास को। और ये जो बढ़ी हुई मात्रा बार बार मीठा खाने से इंसुलिन की निकलती है, ये हमारे शरीर में फैटी टिश्यू के विकास में मदद करती है और हमारा इससे वजन बढ़ने लगता है। हमारे हर सेल में एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम का सेल ऑर्गेनेल होता है, कोशिका अंगक होता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका बेसिक कार्य तो प्रोटीन निर्माण, लिपिड मेटाबॉलिज्म और कैल्शियम स्टोरेज का होता है। जब ओवर ईटिंग करते हैं तो ये स्ट्रेस में आ जाता है और अपनी सेल को ये इंसुलिन रिसेप्टर्स जो उसकी सेल सरफेस पे होते हैं उनमें कम करने का सिग्नल देने लगता है। और जब इंसुलिन रिसेप्टर्स कम होने लगते हैं तो ये स्थिति इंसुलिन रेजिस्टेंस की कहलाती है और हमारे शरीर में रक्त शर्करा बढ़ी हुई मिलने लगती है। अब ये ऐसा क्यों होता है? जब इंसुलिन जो है अब रिसेप्टर कम होने की वजह से जो पहले जितना शुगर को सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर पा रहा था अब नहीं कर पाता है। डायबिटीज़ जैसे हम जानते हैं 2 तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ में ऑटो इम्यूनिटी की वजह से जो बीटा सेल्स होती हैं पेंक्रियास की, जैसे इंसुलिन का रिलीज़ होता है, इंसुलिन निकलता है, वो डैमेज होने लगती हैं और कुछ शुरू के ही कुछ सालों में पूरी तरह डैमेज होकर के जुवेनाइल डायबिटीज़ या टाइप 1 डायबिटीज़ के रूप में ये प्रकट हो जाती हैं और हमको इंसुलिन, ऐसे मरीजों को इंसुलिन लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वहीं टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनता है परंतु इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी और फिजिकल एक्टिविटी की वजह से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है उसकी वजह से इसके अंदर डायबिटीज़ पैदा होती है। अब बात आती है कि मोटापे को कैसे मापा जाए कि हम मोटापे की तरफ बढ़ तो नहीं रहे। तो साथियों, अगर हमको मोटापे को नापना है तो सबसे सरल इंडिकेटर है हमारे पास BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स में हम मरीज का वजन
किलोग्राम में लेकर उसको उसकी मरीज की लंबाई को मीटर में लेकर के उसका स्क्वायर कर देते हैं। लंबाई का कि जो वज़न है किलोग्राम में उसको डिवाइड करते हैं लंबाई इन मीटर का स्क्वायर करके, किलोग्राम बटे मीटर स्क्वायर, और उसके भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त होता है उसको हम लोग उस मरीज का, उस व्यक्ति का BMI कहेंगे। और इस आधार पर हम लोग फिर क्लासिफाई करते हैं कि यह सामान्य वजन का है या ओवरवेट है या ओबीस की तरफ बढ़ गया। साथियों, एशियंस में अगर हम देखें, जिस ग्रुप में हम लोग आते हैं, भारतीय आते हैं, वहाँ पर 18.5 से नीचे अगर हमारा BMI तो हम अंडर वेट कहलाते हैं। 18.5 से 23 तक अगर हमारा BMI है तो हम कहते हैं हम नॉर्मल वेट है। 23 से 25 के बीच में हम ओवर वेट कहलाते हैं, वहीं पर 25 से ऊपर हम ओबीस कहलाते हैं। ये थोड़ा सा यूरोपियन से अलग है। यूरोपियन 18.5 से 25 तक नॉर्मल होते हैं, वो 25 से 30 के बीच में ओवर वेट होते हैं, 30 से ऊपर ओबीस होते हैं, 40 ऊपर अत्यधिक ओबीस होते हैं। हमारे यहाँ चूँकि एथनिक पॉपुलेशन इस तरह की है कि हमारे अंदर जो ओबेसिटी रिलेटेड डिजीज़ है वो 25 के ऊपर ही जाने पर प्रकट होने लगती हैं, इसलिए हमारा जो ओबीस का क्राइटेरिया है वो 25 पर माना जाता है। साथियों, जो डायबिटीज़ है उसको अगर हम लोग समझना चाहें कि मोटापा क्या करता है, मोटापा ग्लूकोज इंटॉलरेंस करता है, टाइप 2 डायबिटीज़ फ्रैंकली दे देता है, डिसलिपिडीमिया कर देता है, और दूसरी नॉन मेटाबॉलिक डिजीज़ेस जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या ग्लोमेरुलोपैथी, ऑस्टियोपोरोसिस, गॉल ब्लैडर डिजीज़, गाउटी आर्थराइटिस, स्लीप एपनिया, डिप्रेशन, ये सब बीमारियां करता है। और साथ ही में जैसा हम पहले से जानते हैं कि हाइपरटेंशन, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी ये मोटापा करता है। इन सब से बचने के लिए क्या हम और कोई सरल इंडिकेटर ले सकते हैं? साथियों, जानते हैं हम कि फैट केवल वजन ही नहीं, शेप ऑफ बॉडी अर्थात जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारी एक शेप बनती है बॉडी की, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। हम सिमिलर वेट होने के ऊपर भी अगर हमारा फैट डिस्ट्रीब्यूशन जो हार्ट डिजीज़ को प्रोन करता है अगर वैसा है तो एक व्यक्ति सेम वेट पर, मतलब सेम ओवर वेट या सामान्य वेट पर भी वो हाई रिस्क में चला जाएगा, और जबकि दूसरे फैट डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जाएगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। फैट डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर 5 तरह का बॉडी शेप देखा जाता है। पहला है कैरेट शेप्ड, जिसको इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप भी कहते हैं। इसके अंदर हमारी छाती या बस्ट जो भी हम कहें, ये लार्जर होता है, बड़ा होता है, और हमारा शोल्डर चौड़ा होता है, कंधे हमारे चौड़े होते हैं। वहीं पर जो वेस्ट होती है वो वेल डिफाइंड होती है, और हमारी हिप अर्थात कूल्हे नैरो होते हैं। ये बेस्ट शेप कहलाता है। इसके अंदर कार्डियक रिस्क या डायबिटीज़ रिस्क न्यूनतम होता है उसी वेट पर जिस वेट पे दूसरी शेप में बीमारी होने की संभावना होती है। दूसरा शेप होता है पियर शेप्ड। पियर शेप्ड कहते हैं नाशपाती के शेप जैसा, उस बॉडी शेप में जिसमें जो वेस्ट लाइन है, कमर के नीचे का हिस्सा है, वो हैवी हो तो हम कहते हैं पियर शेप्ड है। इसके अंदर जैसा पहले मैं बता चुका कि जो शोल्डर और वेस्ट होगा वो स्मॉलर नैरोअर होगा, वहीं पर हिप, थाई और बटक में हैवीनेस होगा, वहाँ पर वेट ज़्यादा होगा। और ये ज़्यादातर शेप एस्ट्रोजन की वजह से फीमेल में देखी जाती है, और ये लेस रिस्की वेस्ट होता है। लेकिन याद रखना चाहिए फीमेल का ये एब्सोल्यूट नहीं है। फीमेल अगर लापरवाही करेंगी तो वो उस शेप में जा सकती हैं जो मेल्स में होता है, एप्पल शेप में, उसमें भी जा सकती हैं। अब आता है कि एप्पल शेप्ड क्या होता है, जो थर्ड है। इसके अंदर वजन जो है वेस्ट के ऊपर के हिस्से में ज़्यादा होता है, अर्थात जो वेस्ट है
और एब्डामेन है वहाँ पर फैट का अकुमुलेशन पाया जाता है, और उसके मुकाबले जो हिप है और थाई है, बटक है, इनमें फैट कम होता है। ये ज़्यादातर मेल से पाया जाता है और ये सबसे प्रोन हिस्सा है, शेप है जिसमें हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं सेम वेट पर दूसरी बॉडी शेप के मुकाबले। साथियों, ऐसे समझ लीजिए याद करने के लिए कि एक एप्पल खा करके आप डॉक्टर से बच सकते हैं जैसी कहावत कही जाती है, वहीं पर अगर एप्पल शेप्ड बॉडी हो गई तो आपको बार बार डॉक्टर पास जाना पड़ेगा। चौथा शेप होता है आवर ग्लास शेप। आवर ग्लास आपने देखा होगा, जो डमरू के आकार का होता है। इसके अंदर फैट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है कि कमर आपकी पतली छोटी होती है, वेल डिफाइंड होती है, और उसके ऊपर और नीचे के बॉडी पार्ट्स पर हेवीनेस होती है। वहीं पर रूलर या कॉलमन शेप का जो बॉडी होती है, पांचवें टाइप की, इसके अंदर चेस्ट और वेस्ट और हिप सब बराबर एक मतलब स्मॉलर होते हैं और एक जैसे होते हैं। इनका फैट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत रिस्की नहीं होता है। अगर हम इसको इस तरह समझें कि जो एप्पल शेप्ड बॉडी है अर्थात बेली पर इनके फैट हैं, अगर इसको समझें तो इसमें हुआ क्या, इसमें सबक्यूटेनियस फैट अर्थात जो स्किन के नीचे फैट सब में पाया जाता है, उसके साथ साथ विसरल फैट की एक्सेस पाई जाती है। मतलब इसमें फैट एक तो जो एब्डोमिनल कंटेंट होते हैं, पेट के आर्गन होते हैं, आते हैं, लीवर है और दूसरे अंग हैं, आमस है, सबके चारों ओर ये फैट जमा हो जाता है और अंग दबे दबे से रह जाते हैं। वहीं पर इसमें ऐसी सेल मेटाबॉलिज्म चेंज होती है कि ब्लड में फैटी एसिड रिलीज होने लगता है। पैंक्रियाज से जो इंसुलिन का रिलीज है वो प्रभावित होता है, कम होने लगता है। साइटोकाइंस की रिलीज बढ़ जाती है जिससे सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन होने लगता है। और इस फैट की वजह से ही और साथ में उस फैट की वजह से जो नॉन फैट एडिपोज टिश्यू वाले आर्गन्स हैं जैसे लीवर है, उसमें जो फैट जमा होने लगता है, इन सब चीज़ों से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा होने लगता है। और इन सब के चलते एप्पल शेप्ड बॉडी, बेली फैट वाली बॉडी, जो वेस्ट के अराउंड और एब्डोमेन के अराउंड फैट है, ऐसे लोगों में डायबिटीज़ और कहते हैं कि हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। इसको अगर हम वेस्ट हिप रेशियो से समझना चाहें मोटापे को, तो हम ये समझ सकते हैं कि वेस्ट हिप रेशियो अगर जो फीमेल्स हैं इसमें 0.8 से कम हो और मेल्स में 0.9 से कम हो, तो हम कह सकते हैं ये हाई रिस्क में नहीं है। इसके ऊपर कार्डियक या डायबिटीज़ की रिस्क बढ़ जाता है। वहीं पर एब्सोल्यूट वैल्यू में वेस्ट अगर फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर से कम हो और मेल्स में 90 सेंटीमीटर से कम हो, तो हम कह सकते हैं कि ये हाई रिस्क में नहीं आ रहे हैं। तो इसके दृष्टि से, बुढ़ापे की दृष्टि से, तो इसके लिए हमें करना क्या है? अगर हम यहाँ पे समझे जाएं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक बहुत बड़ा पॉपुलर वर्ड है और ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। अगर किसी व्यक्ति में हम देखते हैं कि बीपी हाई है, ओबेसिटी है, एलडीएल डिसलिपिडीमिया है अर्थात मतलब एलडीएल रेज्ड और एचडीएल घड़ा हुआ है और शुगर बढ़ी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि ये, और इसमें 3 या 3 से ज़्यादा हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये हाई रिस्क है कार्डियक डिजीज़ के लिए और इसको कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है। वहीं पर डिसओबेसिटी क्या हुई, डायबिसिटी क्या हुई? डायबिसिटी कहते हैं डायबिटीज़ प्लस ओबेसिटी को। इसको शब्द की क्रिएशन इसलिए की गई कि जो ओबीस हैं और उनमें डायबिटीज़ हो गई तो उनके जो सम्मिलित दुष्प्रभाव हैं उनको एड्रेस करने के लिए फ्रांसिस कुफमैन साहब ने इस शब्द का क्रिएशन किया कि अगर डायबिटीज़ ओबेसिटी एक साथ हैं तो हमारे ऊपर इन हार्ट डिजीज़
और जो कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स हैं, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स हैं, इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये कई गुना बढ़ जाते हैं। इनको एड्रेस करने के लिए इस शब्द का उपयोग किया गया। कैसे बचें ओबेसिटी से? साथियों, सबसे पहला तो ये कि हम ओबेसिटी से बचने के लिए अपने बच्चों में, खुद में फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहें। मतलब हम फिजिकल एक्सरसाइज करें जो हमारे लिए ज़रूरी है। कम से कम 30 मिनट का मॉडरेट टू विगरस जो एरोबिक एक्सरसाइज है, चाहे वो टहलने में हो, साइकिलिंग में हो, स्विमिंग में हो, किसी चीज़ में हो, हमें जॉगिंग में हो, हमें करना है। और हफ्ते में कम से कम 5 दिन करना है। और उसको सरल शब्दों में समझना है तो 9,000 से 10,000 कदम पर डे चलना है। 2 से 3 बार हर हफ्ते हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करें, अर्थात अपनी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें। सारी मांसपेशियों को एक्सरसाइज में ले आएँ जिससे हमारी मांसपेशियाँ टोन अप रहें। और 2 से 3 बार ही हफ्ते में कम से कम हम फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करें, अर्थात हमारे सारे जोड़ों को हम चालन करें, जैसा हम प्राणायाम में और कहते हैं कि उसमें एक्सरसाइज में करते हैं, आसन में करते हैं। और वहीं पर हम बैलेंसिंग एक्सरसाइज करें। ये सब हम आसन में सीख सकते हैं। हमें डाइट में सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हमारी कोई अंदर बैड हैबिट तो नहीं है, जैसे स्मोकिंग करना, टोबैको च्यूइंग करना, अल्कोहल लेना इत्यादि। तो सबसे पहले तो हम इसको क्विट करने की सोचें। और तंबाकू निर्मूलन केंद्र हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, नशा मुक्त केंद्र हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमको इन्हें छोड़ना ही छोड़ना है। वज़न न बढ़ने देने के लिए या वज़न कंट्रोल करने के लिए जो हमको डाइट स्टाइल, लाइफ स्टाइल डाइट की अपनानी है, वो हमारी होगी, हम जो भोजन करें उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की अधिकता हो। लीन प्रोटीन लें, अर्थात कहते हैं कि हम जो लेस फैटी है वो लें, जिसमें लीन मीट आता हो, फिश आती हो, वो लीन प्रोटीन के मुख्य स्रोत हो गए। होल ग्रेन्स हो गए, बीन्स हो गई, ये सब हमारी लीन प्रोटीन के स्रोत हो गए। हम ऐसे फूड खाएं जो हाई प्रोटीन दें, हाई फाइबर डाइट दें, लेकिन लो इन फैट हों, कैलोरी के हों। मतलब शुगरी फूड और फैट से जो कैलोरी से डेंस फूड वाले फूड हमको नहीं लेने हैं, जिसमें रेड मीट आता है, एग याक आता है, स्वीट्स आती हैं, ये आपका सैचुरेटेड फैट आता है, ये आपका रिफाइंड भोजन आते हैं, प्रोसेस्ड फूड आते हैं, फ्राइड फूड्स आते हैं, फास्ट फूड्स आते हैं। इन सब चीज़ों से हमें क्विट करना है। अगर हम इस तरह का भोजन और एक्सरसाइज जीवन में करते हैं तो हम पाएंगे कि हम ओबेसिटी के शिकार नहीं हैं, हम स्ट्रेसफुल नहीं हैं, हमको हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ काफ़ी हद तक हम रोक सकते हैं। और जो लोग मोटे हो गए हैं वो अगर इस चीज़ को अपनाते हैं तो अपने एक काबिल डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की निगरानी में, योगाचार्य की निगरानी में, तो एक सनई वेट रिडक्शन प्रोग्राम पर का भी फॉलो कर सकते हैं। साथियों, ये जो आपको आज ओबेसिटी की जानकारी मिली, शायद ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आप अपने जीवन में यथा योग्य परिवर्तन करके अपने जीवन को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ से बचा सकेंगे, स्वस्थ रह सकेंगे। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों में इस जानकारी को ज़रूर प्रसारित करें, ज़रूर कमेंट लिखें, इससे हम लोगों को उत्साह मिलता है कि आपने सुना और आपकी अपेक्षाएं हमसे क्या हैं। धन्यवाद।